1901 से लेकर 2011 तक 11 डिकेड्स में हिंदुओं की जनसंख्या 13.8% घटी है और वहां पर एक मुस्लिम की जनसंख्या 9.8% बढ़ी है। और बड़े चालाकी से बिल लाया गया माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा। यह कानून ना तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू होगा, ना तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लागू होगा, ना तो खट्टर साहब के ऊपर लागू होगा, ना भागवत जी के ऊपर लागू होगा। जिस गति से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसमें बहुत गिरावट आई है और एक गिरावट एक अच्छा इंडिकेशन है जो हमें आने वाले दिनों में हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य को परिपूर्णता के लिए हमें उपयोगी होगा। उसके अलावा it goes into choices, it goes into issues relating to families, and I think the political debate in India, unfortunately, has become far too polarized, far too politicized. नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस बारे में कानून बनाने को लेकर एक अतिरिक्त सतर्कता, एक अतिरिक्त कोशिश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी ऐसी कोशिश दिखाई दी, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है इस पूरे मामले में। कल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने एक बिल पेश किया, प्राइवेट मेंबर के रूप में उनका ये बिल था, जिस पर सदन में लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार की ओर से जो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो कोशिश हो रही है, उनके मंत्रालय की ओर से जो कोशिशें हो रही हैं और उन कोशिशों का क्या लाभ हुआ है अभी तक, उन्होंने आंकड़ों के जरिए इसको साबित करने की कोशिश की कि जनसंख्या को काबू में करने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी आधार पर उन्होंने ये ऐलान किया कि फिलहाल इस बिल की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने राकेश सिन्हा से अनुरोध किया कि वे इस बिल को वापस ले लें। उन्होंने ये बिल वापस भी ले लिया और इस बिल को रखने के पीछे उन्होंने अपनी मंशा बताई। और इस पर चूंकि लंबी चर्चा हुई तो कई सांसदों ने राज्यसभा में इसको लेकर अपना पक्ष रखा और ढेर सारे सवाल इस पर सामने आए हैं। मैं उन सवालों को, उनके तर्कों को आपके सामने इस कोशिश के साथ रख रहा हूं, इस नज़रिए के साथ रख रहा हूं, ताकि आप भी इस पूरे मसले को समझें, इसके राजनीतिक और इसके सामाजिक पहलू को समझें और दुनिया भर में इसको लेकर चल रही कोशिशों के बारे में जानें। वैसे तो लंबी चर्चा हुई और ढेर सारे सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन मैं फिलहाल डॉक्टर मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बात, राकेश सिन्हा की बात तो मैं रख ही रहा हूं। इसके अलावा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी बात रख रहा हूं। मेरी गुजारिश ये है कि आप इस चर्चा को सुनिए और इसमें जो तर्क दिए जा रहे हैं, सांसदों ने जो तर्क रखे हैं, इसके पक्ष में और इसके विपरीत जो भी तर्क रखे गए हैं उनको समझिए, ताकि आप इस समस्या के तमाम पहलुओं को गंभीरता से समझ सकें। Rakesh Sinhaji's bill is based on a completely flawed assumption that India's family planning program has not worked. एक कानून बनाए, अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला विधायक नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैंने अपने बिल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने अपने भाषण में उस धर्म का नाम लिया था। लेकिन एक समाज में विमर्श करते समय हमें किसी बात को तथ्यात्मक रूप से बोलने से डरना भी नहीं चाहिए। और मुस्लिम जनसंख्या का डिकेडल ग्रोथ रेट बंगाल में 21% है, हिंदुओं का डिकेडल ग्रोथ 10% है, डिफरेंस 11% का है। अपना पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह से ही हो जैसे कि कोई बल जबरन भी ना हो, कोई कंपलसरी भी ना हो, लेकिन भी उसका अच्छा परिणाम भी मिला है। जब मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने अनेक पक्ष पर विमर्श किया है। मेरा एक मूल उद्देश्य यह भी था कि
यह जो गैर राजनीतिक एक राष्ट्रीय प्रश्न है, इस पर सदन पे गंभीरता से विचार हो। दो तीन पक्ष है जिसको मैं रखना चाहता हूं। माननीय भूपेंद्र जी ने ठीक कहा कि अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो, और माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से तथ्यात्मक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से सामाजिक क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक और आधारभूत तरीके से परिवर्तन लाया है, जिसके कारण देश के जिन वृद्धों की चिंता माननीय जयराम रमेश जी कर रहे थे, मैं बता देता हूं कि भारत में 70 की आयु के वृद्ध जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या भारत में 82% लोग हैं जिनकी आयु 70 साल की है और आर्थिक रूप से सक्रिय है। एज एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के कारण, बीमारियों पर नियंत्रण होने के कारण, इन्फेंट मोर्टेलिटी को रोकने के कारण जो समाज में एक सकारात्मक स्थिति बनी है, और भारतीय समाज में वृद्धों की चिंता करने के लिए परंपरागत परिवार का पद्धति सक्षम है। जहां जहां परिवार की पद्धति समाप्त हुई है, जिसको हम पुनर्जागृत करना चाहते हैं कुटुंब प्रबोधन के नाम पर, वहीं वहीं यह समस्या आई है। और भारतीय समाज इसके लिए जागरूक है कि हमारी स्थिति वह नहीं हो कि अमेरिका के वृद्ध को गोवा में रखकर उनकी सेवा करवाई जाए और हमारे मजदूर अरब कंट्री में जाकर वहां से पैसा लाने के लिए मजदूरी करने जाए। हम दोनों ही स्थिति को लाना नहीं चाहते हैं। एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज अपने समाज को स्वयं के आधार पर, स्वयं के संसाधनों के आधार पर, स्वयं के श्रम के आधार पर, स्वयं की दृष्टि के आधार पर अपने को समृद्ध करता है। उसी समृद्धि की ओर मैं बढ़ाने के लिए मैं इस बिल में एक बहस चाहता था। 3 बिंदुओं पर मैं देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के द्वारा। पहली बात, डेमोग्राफिक डिस्कोर्स में काफी परिवर्तन आया है। जो मैंने पिछली बार कहा था कि भारत के जनगणना आयोग ने जो जनगणना के आधार पर नए स्टैटिस्टिक्स, नए आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किए हैं, उसमें TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और मैरिटल टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट TMFR के बीच में एक बुनियादी अंतर किया है। मैंने पिछली बार अपने बहस में कही थी, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। TMFR इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि दुनिया के सभी देशों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट की जो व्यवस्था की गई थी, उसका कारण था एक महिला अपने प्रजनन आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है। ये TFR की परिभाषा है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, जिन लोगों ने अध्ययन किया है उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हम सबको, मैं बहुतों को इस बात का आश्चर्य होगा। कोलंबिया में 84% बच्चे परिवार व्यवस्था से बाहर जन्म लेते हैं, यानी विवाह से पूर्व मां जन्म देती है। अमेरिका में यह संख्या 40% है। OECD के 11 देशों में, चिली में, डेनमार्क में, एस्टोनिया में, फ्रांस में, नॉर्वे, नीदरलैंड में, स्लोवेनिया में, स्वीडन में यह संख्या 41% है। इंग्लैंड का मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। विवाहित मां से 2020 में 3,29,000 और अविवाहित मां से 2,77,000 बच्चे पैदा हुए थे। यहां तक कि पुर्तगाल में 50% बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा होते हैं। इसलिए TFR का जो कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट, वह अवधारणा उनकी अपनी परंपरा के अनुसार है। मैं उस परंपरा का कोई नकारात्मक पक्ष नहीं देखता। उनकी जो भी परंपरा, उसके आधार पर TFR बनाया। हमारे यहां जो बच्चों का जन्म होता है, साधारणतया विवाह के बाद होता है। इसलिए जनगणना आयोग ने टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, एक विवाहित महिला अपने प्रजनन आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जनसंख्या 2.1 पर आने के बाद भी जो जनसंख्या का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जनसंख्या का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड का यही कारण है कि हमने TMFR की ओर ध्यान नहीं दिया है।
आज हमें TMFR की ओर ध्यान देना पड़ेगा। TFR के कंसेप्ट से TMFR का कंसेप्ट कैसे है, कैसे जनसंख्या पर आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, मैं सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं। केरल के साथियों ने कहा, मैंने अपने बिल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने अपने भाषण में उस धर्म का नाम लिया था। लेकिन एक समाज में विमर्श करते समय हमें किसी बात को तथ्यात्मक रूप से बोलने से डरना भी नहीं चाहिए। यदि मैंने हिंदू शब्द बोल दिया, मुस्लिम बोल दिया, क्रिश्चियन बोल दिया, पारसी बोल दिया, तो कोई असंवैधानिक नहीं हो जाता। हम जब वो डाटा इकट्ठा करते हैं, मनोज झा जी बार बार जातिगत जनगणना के लिए शोर मचाते रहते हैं। तो धार्मिक जनगणना, जब धार्मिक जनगणना होती है, धार्मिक जनगणना जब होती है, तो धार्मिक जनगणना होने पर मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। केरल के मित्र हमारे नहीं है, चले गए बहस करके। 1901 से लेकर 2011 तक 11 डिकेड्स में हिंदुओं की जनसंख्या 13.8% घटी है, वहां पर एक मुस्लिम की जनसंख्या 9.8% बढ़ी है। ये तथ्यात्मक बातें हैं। बढ़ना अच्छा है या खराब है, मैं इस पर नहीं जाता हूं, लेकिन उस तथ्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 2001 से 11 के बीच में वेस्ट बंगाल में 13 डिकेडल ग्रोथ रेट जो जनसंख्या का है वो 13.5% है। और मुस्लिम जनसंख्या का डिकेडल ग्रोथ रेट बंगाल में 21% है, हिंदुओं का डिकेडल ग्रोथ 10% है, डिफरेंस 11% का है। मैं ट्रेंड की बात, आप ट्रेंड में, मनोज जी प्लीज, केरल में प्लीज, नहीं प्लीज, आप उस तथ्य को सुनिए, प्लीज तथ्य को सुनिए। केरल में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, मुस्लिम का 29% है, हिंदुओं का 10%, द गैप इज 19%। तो मैं सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं, आपके लिए स्वागत योग्य है या नहीं है, मैं इस पर नहीं जाता हूं, ना मैं स्वागत करता हूं ना विरोध करता हूं। तथ्य को आपके सामने रखता हूं। आंख बंद करने से तथ्य बदलता नहीं है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो 133 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 52 जिले हैं, बिहार में 24, झारखंड में 9, मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में 1, नॉर्थ ईस्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू कश्मीर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां टोटल TFR, जो अगर पुराने कंसेप्ट TFR को लें तो 3.5 है। 72 डिस्ट्रिक्ट में TFR 4 से अधिक है। तो मुझे यही कहना है कि हमारा जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में लोकतांत्रिक तरीके से हम इमरजेंसी को दोहराना नहीं चाहते, 76 को दोहराना नहीं चाहते हैं। जयराम रमेश जी 1966 में भारत सरकार ने जनसंख्या को कहा था एक्सप्लोसिव स्टेट कहा था। 1940 में ही जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा एक सब कमेटी का गठन किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से जो प्रयास चल रहा है, उसके लिए मैं आशान्वित हूं। मुझे पूरा विश्वास है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे और इस देश को एक सुखमय राष्ट्र की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें रोहिंग्या का स्थान नहीं होगा, इस देश के लोगों का स्थान होगा, इस देश के लोग अपनी समृद्धि के साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। परिवार विकास योजना के तहत जिस स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, ऐसे स्टेट को आइडेंटिफाई करके वहाँ बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके उसको मदद की जाए। वहाँ ऐसी पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाए और ये पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम का लाभ ऐसे क्षेत्र में ऐसी महिलाओं को ऐसे दूर सुदूर गांव में जाके पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हम फैमिली प्लानिंग या तो परिवार कल्याण की बात करें और अपना पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह से ही हो जैसे कि कोई बलजबरन भी ना हो, कोई कंपलसरी भी ना हो, लेकिन भी उसका अच्छा परिणाम भी मिला है। जब टोटल फर्टिलिटी रेट देश में आज कम होने लगे हैं और वो आज लगभग 2% के नज़दीक आ गया है, वो अच्छी बात है जो हमने 2025 तक इस गोल को अचीव करना है और एक गोल को अचीव करने की दिशा में हम गति से आगे बढ़े हैं। ये इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग कार्य योजना जिस दृष्टि से चल रही है वो सक्सेस की दिशा में है और यही रास्ते से हम देश में फैमिली प्लानिंग करें। ये भी आवश्यक है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, हेल्थ केयर सुविधा उसको उपलब्ध कराएं, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर करें। उसमें से ही ये ऑटोमेटिक ये विषय आता है
कि आपके बच्चे जन्म के बाद वो स्वस्थ रहेंगे और हर परिवार की अपेक्षा होती है कि बच्चे स्वस्थ ही रहे। हम जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहे हैं और हम जब सेंसस देखते हैं और सेंसस के आधार पर भी हमारा नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमें जो सफलता मिली है, ये सफलता भी हम सब जानते ही है। 1971 में 2.20 हमारा एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, वो बाद में 1981 में 2.2 हो गए, 1991 में 2.14 हो गए, 2001 में वो 1.97 हो गए और 2011 में वो 1.64 हो चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलर घटता जा रहा है। ये भी एक हमारी अच्छी सफलताएं दिखाई दे रही है। जब हम 1951 में देश में पहली बार जब जनगणना हुई थी तब 36 करोड़ का पॉपुलेशन था, वो आज बढ़ के 121 करोड़ तक पहुंचा है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। बीच में बहुत जब 60 से 70 80 तक जिस गति से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसमें बहुत गिरावट आई है और एक गिरावट एक अच्छा इंडिकेशन है जो हमें आने वाले दिनों में हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य को परिपूर्तता के लिए हमें उपयोगी होगा। उसके अलावा एक ये भी विषय था कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हम कैसे करें। जैसा मैंने आगे बताया, मिशन परिवार विकास योजना हमारी चल रही है। उसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम नीचे तक कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक हमारे गांव में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं। ये आशा बहनों को ट्रेनिंग दी गई है फैमिली प्लानिंग के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव साधन का मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग हो, एक क्वालिटी लेवल के कॉन्ट्रासेप्टिव साधन मिले, नॉट ओनली फॉर कॉन्डम बट अभी पील का भी उपयोग कैसे बढ़े, पील का उपयोग भी व्यापक तौर पर कैसे हो, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आए हैं तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रचार हो, उसके लिए अवेयरनेस हो, महिलाओं के लिए उसके साथ कंसल्टेशन किया जाए, उसका ग्रुप के साथ बातचीत की जाए। हमारी आशा बहन जाके ये भी काम करते, कई एनजीओ भी इस काम में लगी हुई है और एनजीओ के अलावा भारत सरकार के टेलीविज़न, रेडियो, ये सब माध्यमों का उपयोग करके देश में उसका परिवार नियोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात हो रही थी, मैं बताना चाहूँगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.7 थे वो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 में, और जो रेट है वो कम होके 2.7 से कम होके 2.0 तक पहुंच गया है। वो हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन है। क्रूड बर्थ रेट जो 23.8 थे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बता रहा है कि 90.7 आ गया है, वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। क्रूड डेथ रेट वो भी 7.6 से डिक्लाइन होके नेशनल हेल्थ सर्वे में वो आ गया है 6% तक। वैसे ही आज 36 स्टेट में से 31 स्टेट 2.1% उसका फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% तक पहुंच गया है, वो अच्छा इंडिकेशन है। मॉडर्न ये इंडिकेशन दिखाता है कि आज के दिन में पॉपुलेशन कंट्रोल में सरकार की जो नीति है वो बिना बल जबरन करके, पब्लिक अवेयरनेस करके, पब्लिक को एजुकेट करके हम हमारी पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राकेश सिन्हा जी के मैं साथ हूँ कि देश में फैमिली छोटा होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना चाहिए और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए जो हमारी आज तक की पॉलिसी रही है यही पॉलिसी को निर्धारित करके हम हमारे लक्ष्य को अचीव करेंगे। इसलिए मैं राकेश सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपका बिल वापस ले। मान्यवर, हम लोगों ने बचपन से एक नारा पढ़ा, छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार छोटा हो, सुखी हो, सीमित हो, इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। बिल्कुल परिवार छोटा होना चाहिए, लेकिन
जब अभी हमारे चर्चा में तोमर जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ रूढ़िवादी लोग विरोध करते हैं। उनको शायद याद नहीं होगा मान्यवर, जब 1975 में इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस वक्त की जनसंघ जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बन गई है उसने तो नसबंदी कानून का विरोध किया था मान्यवर। नसबंदी कानून के खिलाफ ये लोग खड़े थे, ये इनका इतिहास है। जेलों में गए थे, जेल भरा था इन लोगों ने। और जो सरकार नसबंदी लेके आई थी उस सरकार की नसबंदी कर दी थी इन लोगों ने, उस सरकार की नसबंदी कर ली थी। और बड़े चालाकी से बिल लाया गया माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा। यह कानून ना तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू होगा, ना तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लागू होगा, ना तो खट्टर साहब के ऊपर लागू होगा, ना भागवत जी के ऊपर लागू होगा। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं राकेश सिन्हा जी, मेरे भी 2 ही बच्चे हैं, मेरे ऊपर भी आपका कानून लागू नहीं होगा। अगर गलती से पास हो गया तो ये मेरे ऊपर भी लागू नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अभी एक जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक आया उत्तर प्रदेश में। वो विधेयक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति से पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकते, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ सकते, नगर पालिका की चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों भाई, सारी शुरुआत नीचे से करोगे। एक कानून बनाए, अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला विधायक नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, खाली प्रधान नहीं बन सकता। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो प्रधान नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे कैसे काम चलेगा। और दूसरी चीज, परिवार होना चाहिए मान्यवर, सीमित होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अब परिवार नहीं होगा तो आप थके हारे दुनिया भर के तनाव से जब घर में पहुंचते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जब हंस के आपसे मिलते हैं, उससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। जब परिवार होता है तो आपको चिंता होती है बच्चे की फीस की, आपको चिंता होती है नौजवान होने पर उसके रोजगार की, आपको चिंता होती है बहती हुई बढ़ती हुई महंगाई की, आपको चिंता होती है बेरोजगारी की या शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की मान्यवर। इसलिए परिवार होना बहुत जरूरी है और परिवार का महत्व हम सबको समझने की आवश्यकता है मान्यवर। मैं यहां तक देखता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कि माफियाओं में भी एक अलिखित समझौता होता है कि भाई हम लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के परिवार को नहीं टच करेंगे। यानी माफिया भी परिवार के महत्व को समझता है। And according to the National Family Health Survey 5, which the Health Minister knows and which the Health Minister himself has released, what does the National Family Health Survey 5 reveal? It shows that India as a whole has reached already replacement levels of fertility. There are only 5 states in India. There is Jharkhand, there is Madhya Pradesh, there is Rajasthan, and there is Uttar Pradesh. 4 states. They will reach replacement levels of fertility by the year 2025. The only state that will take longer for reaching replacement levels of fertility is Bihar. But Bihar also will reach replacement levels of fertility by the year 2028. So what does replacement level of fertility mean in simple English? When a country reaches a fertility rate, a total fertility rate of 2.1, it means that after 2 generations, which means roughly 50 years, after 2 generations, population will remain stable or will begin to decline. That is why in the decade beginning 2030, Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana will not only face stable population but will also begin to show declining population. This is the reality of India. Rakesh Sinha ji's bill is based on a completely flawed assumption.
that India's family planning program has not worked. Sir, barring the most unfortunate period of the emergency, India's family planning has been based on democratic means, through female literacy, through female education, through provision of family planning services. In fact, Tamil Nadu's success story, which my friend Mr. Tiruchur Shiva referred to, has a long history. They had a chief secretary called T.V. Antony, who is considered to be one of the pioneers of the family planning program. And half jokingly, T.V. Antony used to be called tubectomy, vasectomy Antony. So, Rakesh Sinha ji, today's situation is entirely different. India has succeeded. India has succeeded at low levels of per capita income. And India has succeeded by not following the Chinese model. China followed in 1979 one-child norm. But today China is implementing three-child norm. So let us not criticize ourselves for family planning. We have succeeded. So the second problem, which my good friend Mr. Shiva referred to, is the regional distribution of our population. Today, the 6 North Indian states, UP, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Odisha, the broad central Indian, North Indian belt, accounts for roughly 50% of India's population. But by the year 2030, these states will account for 60% of India's population. Population is increasing in the north. Jobs are increasing in the south. So there is naturally migration. And I welcome migration. I want people from the north to migrate to the south. I want people from the south to migrate to the west. I want people from the west to migrate to the east. 1 out of every 3 Indians is a migrant, Mr. Vice Chairman, sir. And we all applaud international remittances, but we don't recognize internal remittances. Almost $7 to $10 billion a year goes from Kerala to Jharkhand, goes from Tamil Nadu to Orissa, goes from Karnataka to Bihar. So internal remittances are very important. However, the issue is what will happen to representation. Because everything in India is based on population. Money from center to state goes on population. Niti Aayog, population. Finance Commission, population. Sir, we should not penalize the early pioneers in family planning. We should not penalize Kerala. We should not penalize Tamil Nadu. We should not penalize Karnataka. We should not penalize Andhra. We should not penalize Maharashtra. We should not penalize Punjab. These were the states that showed the way for India. But these are the states that will have lesser MPs, lesser resources, lesser tax devolution. Now, sir, Mr. Atal Bihari Vajpayee, in his enormous wisdom, addressed this issue by postponing it to 2026. So delimitation has been postponed to 2026. But we have to bite the bullet. 2026 is only 4 years from now. So this implications for political representation from the changing regional mix of our population is something that the health minister may want to address. But it is beyond the health minister's purview. This parliament has to debate. Parliament has to debate how not to penalize the South Indian and the West Indian states that have been success stories in family planning. I just want to thank Rakesh Sinha ji
You had another for point. at least flagging this You issue. said 4 points, but now I you- wish he had done a little homework on the facts and not allowed ideology to overtake the reality. But I understand his concerns. I meet him frequently in the library. We can have a discussion. But I would request all my other members, I would request the health minister to please circulate to all members of parliament the results of the National Family Health Survey, which your ministry has released, state-wise, which gives the true picture of the current state of demographics in our country. So India does not have anything to feel defensive about. As I said, thanks to the leadership of Prime Minister Indira Gandhi, she set up a cabinet committee on family planning in March of 1967. And thanks to the leadership of Dr. Sitapati Chandrasekhar, who was a protege of Mr. Kamaraj. It was Mr. Kamaraj who brought him into the Rajya Sabha in April of 1964. He served here for one term in 1970 and later on became Vice Chancellor of Annamalai University. So we have this tradition. We must commit ourselves as a house, as a society, that we will deepen democratic ways of dealing with our problems of demography. Not coercive means, not mandatory means, but democratic means. Through means of education, through means of empowerment, through means of providing family planning services, without demonizing one section of society or the other. So this is a very sensitive human issue. It goes into choices, it goes into issues relating to families, and I think the political debate in India, unfortunately, has become far too polarized, far too politicized, particularly in the area of family planning. And I wish very much that we come back to facts, we come to recognize what India has achieved. India has achieved a great, great sacrifice. We are not a rich country, and yet we have reached levels of fertility that are being seen in Western Europe and Scandinavia. That is not a small, mean achievement, sir. That's a major achievement, and I think with the type of leadership that we have now in the Ministry of Health, we should take this forward, we should sustain this success story and deal with all its implications, whether it is the regional distribution and its impact on political representation, which Shivaji has raised, whether its implications on social security, and most of all, sir, the problem of aging, which is already here, which is going to deepen, and which is going to call for a review on all our policies relating to retirement and social security. Thank you, sir. Audio